हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम UFI बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 22 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम UFI बॉक्स के TP पॉइंट और उसके स्विच के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्विच का यूज़ हमें कब करना होता है और किस तरह से करना होता है, इसमें हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं जो आपको UFI बॉक्स की प्रोग्रामिंग करने में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले आज हमने यहाँ पर एक Redmi 5A फ़ोन हमारे पास रिसीव हुआ था। तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये सैमसंग का एक eMMC लगा हुआ है और ये जो फ़ोन था ये ऑटोमेटिकली कस्टमर का कहना था कि ऑफ़ हो गया और इसे ऑन कर रहे थे तो ये ऑन नहीं हो रहा था। जब ये हमारे पास आया तो हमने इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके चेक किया तो ये कंप्यूटर में ऑटो पोर्ट ले रहा था, मतलब QD लोडर जो कॉलकॉम का पोर्ट होता है ये ऑटोमेटिकली पोर्ट बना रहा था, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था। और जब इसको देखा तो इसके अंदर यहाँ पर सैमसंग का eMMC लगा हुआ था, जिसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बॉक्स में डिटेक्ट कर रहे थे तो ISP जंपर से जब इसे कनेक्ट किया तब ये डिटेक्ट नहीं हो रहा था। हमने बहुत ट्राई किया ISP जंपर में, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुआ। तब हमने इसको eMMC को जो है बोर्ड से बाहर निकाला। ये आप माइक्रोस्कोप पर इसका वीडियो देख सकते हैं जिसमें इमेज दिख रहा है इसका। तो इसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जब इसको UFI बॉक्स में कनेक्ट किया, ये देखिए अभी UFI बॉक्स में इसको कनेक्ट किया हुआ है और जब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये BJ अडाप्टर में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए इसको ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर तो ये eMMC डिटेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए बॉक्स ने बहुत ट्राई किया लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम UFI बॉक्स की सेटिंग में भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे, फ्रीक्वेंसी में, बस फिट में, तब भी कनेक्ट नहीं होगा। देखिए इस तरह से एरर आ रहा है। जितनी भी बार आप इसको ट्राई करेंगे उतनी बार इस तरह से ही एरर आएगा। ये जो एरर आ रहा है ये फर्मवेयर करप्ट होने की वजह से आ रहा है और ये जो eMMC है इसके अंदर का डेटा भी पूरी तरह से लॉस हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस eMMC का जो है रिकवर करने के लिए हमें फर्मवेयर अपडेट करना होगा, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और देखिए जब भी आप इस तरह का एरर देखते हैं उस कंडीशन में जो eMMC होता है उसका फर्मवेयर करप्ट होने की वजह से इस तरह का एरर देखने को मिलता है। क्योंकि आप सब ये भी जानते हैं कि फर्मवेयर अपडेट अभी सिर्फ सैमसंग की ही eMMC पर हो रहा है, अदर eMMC पर अभी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये eMMC क्योंकि सैमसंग की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल इमेज है। और अभी जो है हमने बताया आपको कि हमने सैमसंग की वेबसाइट पर देखिए इसको चेक किया तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल गई। और वैसे भी फर्मवेयर अपडेट करने के लिए सिर्फ हमें इसका सीरियल नंबर पता होना चाहिए जो eMMC के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल में अभी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं BJ अडाप्टर में भी तो ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये डिटेक्ट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका फर्मवेयर जो है वो करप्ट हो चुका है, जो FFU फाइल हम राइट करते हैं। अब इसको डिटेक्ट करवाने के लिए हमको TP पॉइंट का यूज़ करना होगा। तो देखिए UFI बॉक्स में यहाँ पर एक बटन होता है TP, इस बटन पर हम जस्ट क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी eMMC के जो कॉमन वेरिएंट्स होते हैं या जो इनके कलेक्शन में है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो BJ221 की यहाँ पर ओनली 2 इमेजेस हैं, BJ221A और BJ221B। तो हम दोनों को ही पहले जो है यहाँ पर ओपन करके देखेंगे तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है और TP पॉइंट जो है दोनों ही eMMC में देखिए यहाँ पर आ रहा है। और जो एक दूसरा वेरिएंट है उसमें भी देखिए सेम यही पॉइंट जो सेकंड नंबर का आ रहा है यही TP पॉइंट पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने इस eMMC के ऊपर देखिए यहाँ पर जो ये TP पॉइंट होता है बटन के जस्ट पास में, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से UFI बॉक्स का जो BJ अडाप्टर होता है यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। ये देखिए इस तरह से स्विच होता है, स्विच के जस्ट पास में यहाँ पर TP पॉइंट होता है। आप देखेंगे यहाँ पर TP लिखा हुआ भी होता है। तो यहाँ से हमको एक जंपर वायर कनेक्ट करना है जो कि हमारी eMMC के टेस्टिंग पॉइंट जो कि ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर हमको जंपर जो है वो कनेक्ट करना है। जंपर की लेंथ जो हमको लेना है लगभग ये हमको 4 to 5 इंचेस की यहाँ पर जंपर लगाना है जो कि eMMC के TP पॉइंट पर कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद में जो eMMC है उसको हमको बॉक्स में लगा देना है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर ये TP पॉइंट पर यहाँ पर जंपर किया हुआ है जो कि ये देखिए यहाँ से होता हुआ इसके अंदर जा रहा है और हमारी eMMC का जो TP पॉइंट है
जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह के टीपी पॉइंट पर हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि अभी हमने जस्ट इसको देखिए एक बार दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं। इससे पहले भी हमने 2 बार ईएमसी को आइडेंटिफाई किया, आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर ये जंपर लगा हुआ है, लेकिन अभी ये ईएमसी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने 2 बार अभी इसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पर इसके स्विच को प्रेस कर देता हूँ। देखिए स्विच को प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एमएमसी जो है वो डिटेक्ट हो गया है। तो ये जो स्विच होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसीलिए होता है जब कोई एमएमसी नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता है और उसको टीपी पॉइंट करना होता है। जैसे हम शाओमी के फ़ोन को ईडीएल मोड में करते हैं, क्वालकॉम वाले जितने भी फ़ोन होते हैं उनको ईडीएल में हम कनेक्ट करते हैं और नॉर्मल में वो कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से एमएमसी भी जो होती हैं तो उनको भी हम टीपी पॉइंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अगर उनका फर्मवेयर पूरी तरह से करप्ट हो गया है। तो नॉर्मली अगर उसका प्रोडक्ट नेम होता है तो वो करप्ट मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है हमको टीपी पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से एमएमसी प्रोडक्ट नेम ज़ीरो होने के बाद भी बिना टीपी पॉइंट के भी डिटेक्ट होती हैं, लेकिन कुछ एमएमसी जिनका पूरी तरह से अगर अंदर का एफएफयू उसका इरेज हो चुका है या करप्ट हो चुका है तो बहुत सी बार वो डिटेक्ट नहीं होते हैं। कभी कभार किसी और वजह से भी मतलब कुछ और रीजंस की वजह से भी वो नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता है, तब हमको वहाँ पर टीपी पॉइंट करना होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए इस एमएमसी को टीपी पॉइंट जो है क्लिक करके मतलब उसको प्रेस करके इसको डिटेक्ट किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे बॉटम पर मोविन एंड कार्ड इज रन इन बूट मोड। मतलब जिस तरह से हम किसी भी फ़ोन को ईडीएल मोड में या किसी भी मोड में हम उसको लेकर के जाते हैं, वैसे ही हमारी जो एमएमसी है अभी वो बूट मोड में, क्योंकि हमने यहाँ पर टीपी पॉइंट को यूज़ किया है। और ये जो स्विच होता है इसको जस्ट प्रेस करते हैं, उस समय ही जो टीपी पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है और बटन को छोड़ते ही जो हमारा एमएमसी है वो बूट मोड में आ जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा से आइडेंटिफाई करूँगा। अब मुझे यहाँ पर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि जो एमएमसी है वो ऑलरेडी अभी बूट मोड में ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बटन का यूज़ सिर्फ इतना ही होता है कि हम उस एमएमसी को बूट मोड में ले आते हैं आइडेंटिफाई करते समय। जिस समय एमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं बॉक्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उस समय जस्ट कुछ सेकंड के लिए आपको इसको प्रेस करना है। जैसे ही एमएमसी डिटेक्ट हो जाता है इस बटन को आपको रिलीज कर देना है। तो देखिए अब हम जितने भी बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर बार हमारी एमएमसी जो है वो डिटेक्ट हो रही है। लेकिन देखिए अगर हम इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए एडाप्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ पर इस एडाप्टर को कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन अब मैं अगर इसको दोबारा से आइडेंटिफाई करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये दोबारा से डिटेक्ट नहीं होगा। अब इसको अगर दोबारा से मुझे डिटेक्ट करना है तो मुझे दोबारा से इस बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। बटन को प्रेस करते ही कुछ ही सेकंड में हमारा एमएमसी जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा एमएमसी डिटेक्ट हो गया है। तो अब हम जितनी भी बार एमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे हर बार हमारा एमएमसी डिटेक्ट होगा, क्योंकि हमारा एमएमसी जो है वो देखिए यहाँ पर बूट मोड में आ चुका है। यहाँ पर जंपर को डिस्कनेक्ट करने की कट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस टीपी पॉइंट पे जंपर को आप कनेक्ट करते हैं और जैसे ही एमएमसी डिटेक्ट होता है तो इस जंपर को कट करना होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। UEFI बॉक्स ने जो यहाँ पर स्विच लगाया है, जो कि आप ये स्विच यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्विच इसलिए लगाया है कि आपको इस तरह से ना करना पड़े कि जंपर को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़े। अगर हाँ आप डायरेक्टली जो एमएमसी का टीपी पॉइंट है अगर उसको ग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पिन उसमें आईएस पे पिन आउट होते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर इसको जंपर करते हैं, उस कंडीशन में आपको जंपर कट करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ टीपी पॉइंट के जंपर पॉइंट जो होता है उस पर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये स्विच की वजह से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और उसको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर हम इसके लॉग्स को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका प्रोडक्ट नेम जो है वो 00 हो चुका है। अब इसलिए हम यहाँ पर इसका इस एरर को रिमूव करने के लिए हमको इस एमएमसी को रिकवर करने के लिए हमको एफएफयू फाइल को राइट करना होगा, क्योंकि ये सैमसंग का मोविन एंड चिप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपडेट एमएमसी फर्मवेयर का बटन जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपडेट एमएमसी फर्मवेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर जो है हमारा जो eMMC है उसका सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करना होगा। तो
तो उसके अकॉर्डिंग या तो फिर आप इसके बॉक्स को ओपन करके भी एमएमसी के नंबर को देख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखिए इसका जो माइक्रोस्कोप से जब हमने मतलब जब निकाला था तो माइक्रोस्कोप से यहाँ पर वीडियो इसका एक बनाया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर मैच कर लेंगे KMQE। देखिए अगर आप यहाँ पर गलत FFU फाइल ऐड करेंगे तो आपकी एमएमसी परमानेंट जो है वो डैमेज भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फिर TP पॉइंट से भी डिटेक्ट होना बंद हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एमएमसी का नंबर है, सीरियल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको FFU फाइल ऐड करना है। तो हमारा जो इसका नंबर है वो KMQE600, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे KMQE600 13MB डैश B318 यही हमारा FFU वर्जन है। हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन करते ही यहाँ पर जो है हमारा एमएमसी ऑलरेडी अभी बूट मोड में ही है, तो हमें यहाँ स्विच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है अभी इसका। अगर सब कुछ सही होता है तो हमारी एमएमसी पर FFU फाइल जो है उस मतलब जो एमएमसी का फर्मवेयर है वो राइट हो जाएगा और हमारी एमएमसी जो है वो रिकवर हो जाएगी। अगर सपोज़ यहाँ पर कुछ एरर आता है तो वो हमें देखना होगा कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो अभी कुछ देर हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी एक एरर आ गया है, फेल। देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है, लेकिन अभी भी प्रोसेस में है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे अभी। अदरवाइज़ हम जब दोबारा से अभी ट्राई करेंगे तो TP पॉइंट को हम प्रेस करेंगे कुछ समय के लिए। अगर सपोज़ एरर आता है तो अभी बॉक्स पे से दोबारा ट्राई करिए। देखिए अब यहाँ पर एरर आ गया है और प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर अपडेट एमएमसी फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और जो हमारा वापस से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देखिए इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर जैसे बहुत सी बार हमें क्या होता है कि बार बार इसको सर्च करने के लिए इसके सेम फोल्डर की लोकेशन पर जाना होता है और फिर दोबारा से चेक करना होता है, क्योंकि ये खुद से ऑटो सिलेक्ट नहीं करता है। इजी अटैक जो होता है वो ऑटो सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर अभी UEFI बॉक्स उसको ऑटो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको बार बार सर्च करके सिलेक्ट करने से अच्छा है कि आप इसको पर्टिकुलर किसी एक फोल्डर में रख करके वहाँ से भी इसको ब्राउज कर सकते हैं, ताकि बार बार जो है हमको इसको सर्च ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वर्जन्स होते हैं FFU के, जिसके लिए हमको बार बार इसको सर्च करना होता है। जैसे अभी हमारा KMQE600 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा ये है। तो इसको अभी हम एक काम करेंगे, इस FFU को हम कॉपी करेंगे और यहीं पर हम एक फ़ोल्डर और बना देंगे और यहाँ पर हम अभी Redmi 5A लिख देंगे यहाँ पर, ताकि बार बार हमको सर्च ना करना पड़े। वहीं से मतलब उसी फोल्डर में हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर इस फाइल को रख रहे हैं और दोबारा से देखिए इसको ओपन करेंगे। अब की बार हम यहाँ पर TP बटन को प्रेस करेंगे। हम TP बटन को प्रेस करेंगे। देखिए एमएमसी डिटेक्ट हो गया है बूट मोड में। अब हम दोबारा से अपडेट एमएमसी फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम इस फोल्डर में आके हमारी फर्मवेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम TP बटन को वापस से कनेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर दोबारा से एरर आता है तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ट्राई करेंगे उस पूरे टाइम पर हम इस TP बटन को प्रेस करके रखेंगे। हालांकि बॉक्स जो है वो खुद हमको बताता है कि आप इसको जो है TP बटन को रिलीज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में उसको प्रेस करके भी हमको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो एमएमसी होती है उसके अंदर भी जो सर्किट होता है, हमने पहले की एमएमसी ट्रेनिंग की क्लासेस में भी बताया था कि इसके अंदर भी एक सर्किट होता है जो कि पावर मैनेजमेंट का काम करता है। जिस तरह से हमारे फ़ोन में पावर IC होता है, वैसे एमएमसी के सर्किट में भी एक PMIC होता है, जो कि उसके अंदर, क्योंकि ये EMCP है, मतलब ये एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज है, इसके अंदर रैम भी है। क्योंकि 153 जो होती है उसके अंदर ओनली रोम होता है, और हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं एमएमसी की उसमें रोम का ही एरिया जो है प्रोग्राम होता है, रैम का नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जो रैम भी होती है तो उसको भी पावर सप्लाई वही पावर IC देता है। अभी देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम दोबारा से एक बार इसके TP पॉइंट को प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर एरर आ चुका है। तो अब की बार हम दोबारा से यहाँ पर अपडेट एमएमसी फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और अब की बार जो है हम पूरे समय इसके TP पॉइंट को प्रेस करके रखेंगे। तो हमने यहाँ पे TP पॉइंट, देखिए बॉक्स हालांकि उसको हमको मैसेज दे रहा है कि आपको उस TP पॉइंट को जो बटन है उसको रिलीज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल में अभी हम यहाँ पर इस TP
जो पॉइंट है हमारा, हम उसको अभी रिलीज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी 2-3 बार ट्राई कर लिया है, तो यहाँ पर इसमें एरर आ रहा है। अभी हम यहाँ पर टीपी बटन को रिलीज़ नहीं करने वाले हैं। हम क्योंकि ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये एमएमसी जो है रिकवर नहीं हो रहा है, उस वजह से हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल में बटन को प्रेस करके ही रखेंगे। हालांकि जब भी एमएमसी जब डिटेक्ट हो जाता है बूट मोड में, तब टीपी पॉइंट को हमको रिलीज़ करना होता है। लेकिन फ़िलहाल में हमारा एमएमसी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और एफएफयू फाइल उसके ऊपर राइट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर फेल्ड आ चुका है। देखिए मतलब टीपी पॉइंट प्रेस करने पर भी हमारा एमएमसी रिकवर नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये सैमसंग का एमएमसी है, तो यहाँ पर जो है इसमें हमको एफएफयू फाइल राइट करना बहुत ज़रूरी है इसको सही करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि इसका जो इंटरनली जो नैंड चिप होता है जिसमें डेटा होता है, हो सकता है वो इसका करप्ट हो, इस वजह से ही ये एफएफयू फाइल नहीं ले रहा है। तो एक बार इसका नैंड टेस्ट हम लेकर के देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इस एमएमसी में क्या एरर है। देखिए हमने जैसे ही इसका नैंड टेस्ट लिया है, आप देखेंगे यहाँ पर नैंड टेस्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर एक एरर आया है, नैंड स्टोरेज बूट वन पार्टीशन टेस्ट फेल्ड। इसका मतलब ये है कि इस एमएमसी में जो नैंड चिप होती है जहाँ पर हमारा डेटा होता है, वो इसके मतलब करप्ट हो चुके हैं, उस वजह से ये कोई भी पार्टीशन शो नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी हमने जब सैमसंग की वेबसाइट पर चेक किया था, देखिए ये जो एमएमसी है ये 16 GB का, इसकी आप डेंसिटी देखेंगे तो देखिए ये 16 GB का एमएमसी है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर जो इस एमएमसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी जो हमारा ये एमएमसी है जहाँ तक है ये डैमेज हो चुका है, और इसीलिए ये टीपी पॉइंट से भी रिकवर नहीं हो रहा है। हमारा मेन पर्पस था इस वीडियो में आपको इस बटन के बारे में बताना, क्योंकि ये एमएमसी जो है इसके अंदर का नैंड चिप डैमेज हो चुका है, इसलिए अपना ओरिजिनल साइज शो नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्टीशन में भी बूट 1 और बूट 2 नॉर्मली ये 4-4 MB के होते हैं। किसी किसी एमएमसी में जो है ये आरपीएम भी 4 MB या फिर 16 MB होता है, लेकिन यहाँ पर आरपीएम भी 128 KB आ रहा है और बूट 1 बूट 2 भी 512 KB आ रहा है, और यूज़र एरिया यहाँ पर 0 आ रहा है। तो पूरे चांसेस हैं कि इस एमएमसी के नैंड चिप जो है वो डैमेज हो चुका है। तो UEFI बॉक्स के अलावा एक बार हम इसको बाद में EasyJetect के ऊपर भी ट्राई करेंगे। हालांकि जो ये हमारा ट्रेनिंग लेसन है ये UEFI बॉक्स का है, इस वजह से हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल में EasyJetect के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे। हालांकि इस एमएमसी को हम EasyJetect पे भी ट्राई करेंगे। अगर ये रिकवर होता है तो इसको EasyJetect के ट्रेनिंग लेसन में हम ज़रूर कवर करेंगे। और एफएफयू फाइल राइट करना, अगर कोई एमएमसी के अंदर कोई हार्डवेयर इशू, मतलब उसका जो मैकेनिज्म है उसके अंदर इंटरनली अगर कोई हार्डवेयर एरर नहीं है, तो वो 100% वन क्लिक पर ही जो है उसका एफएफयू फाइल राइट हो जाता है, और वो उसके अंदर राइट होने के बाद वो एमएमसी जो है प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस तरह का कोई इशू नहीं आता है। लेकिन ये जो एमएमसी है, क्योंकि इसका नैंड चिप डैमेज है, जिस वजह से ही इसका एफएफयू करप्ट हुआ है और प्रोडक्ट नेम इसका 00 हुआ है और ये फ़ोन कॉम्पोर्ट पर गया है। हालांकि ये जो रेडमी का 5A फ़ोन है इसको इजीली रिकवर किया जा सकता है, सेम प्रोडक्ट नेम की सैमसंग की एमएमसी जिसका आरपीएम भी क्लीन है, उसके ऊपर हम इंजीनियरिंग फाइल को राइट करके इस फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि इस स्विच को यूज़ किस तरह से किया जाता है, और जानबूझ करके हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ इस तरह का एमएमसी मिले जो डिटेक्ट नहीं हो रहा बिना टीपी पॉइंट के। इसके अलावा देखिए जितने भी जो बाकी अदर एमएमसी है सैमसंग के अलावा, हो सकता है कि इन फ्यूचर इनके अंदर भी हम इस तरह के टीपी पॉइंट के ऑप्शन से ही फर्मवेयर राइट कर सकें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे UEFI बॉक्स हो या EasyJetect हो, इनका जो सिस्टम फाइल जहाँ पर मतलब सी ड्राइव में ये बॉक्स इंस्टॉल होते हैं, तो इनके एफएफयू के फोल्डर के अंदर जहाँ पे एमएमसी की फर्मवेयर्स होती हैं, वहाँ पर आपको SK हाइनिक्स, किंगस्टन और तोशिबा इनकी भी आपको एफएफयू फाइल देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये तो है कि इसके ऊपर मतलब अदर एमएमसीज के ऊपर भी एफएफयू फाइल राइट की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल में अभी किसी भी बॉक्स में सपोर्टेड नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर बाकी अदर एमएमसी में भी इस तरह से ही हम टीपी पॉइंट यूज़ करके या
अगर कुछ चेंजेस होते हैं आगे चल कर के टेक्नोलॉजी में, तो हो सकता है कि हम सैमसंग के अलावा अदर ईएमएमसी पे भी टीपी पॉइंट का यूज़ करके एफएफयू फाइल राइट कर सकें, और जिसके की बाद में हम उसके, क्योंकि जो सीपीयू का हार्डवेयर आईडी होता है वो इरेज हो जाएगा, तो हम उसको ईएमएमसी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं रहेगा कि हम सिर्फ सैमसंग की ईएमएमसी से ही रिप्लेस कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, तो हम हो सकता है इन फ्यूचर अदर ईएमएमसी से भी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल में हमने टीपी पॉइंट के ऑप्शन को समझा। इन फ्यूचर कभी ऐसा ऑप्शन आता है या नहीं, इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल में जो हमारा मेन पर्पस था कि इस टीपी पॉइंट के बारे में हम आपको समझा सकें, वो हमने इस वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% आपको उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।